शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ कैसा था? शुरू में आई थिंक 1-2 साल या शायद मैं कहूँ ज्यादा 2-3 साल सब ठीक रहता है, क्योंकि आप एक रोजी लाइफ जी रहे होते हो। अभी आप देखेंगे कि आज भी बहुत ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन है जो आज भी टॉक्सिक मैरिजेस को कंटिन्यू करते हैं। उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि देखिए, जब डिवोर्स होता है या सेपरेशन होता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों मैच्योर इंडिविजुअल्स होते हैं। और प्रिया, आज की इंडिपेंडेंट वुमेन फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसके साथ साथ घर की जिम्मेदारी उनके कंधों से नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं वो घर भी संभाल रहे हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं, बच्चे भी संभाल रहे हैं, तो एक बहुत ज्यादा ओवरबर्डन क्रिएट कर रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम टू आरसी विद संगीता रॉन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है, डिवोर्स। हाँ, डिवोर्स रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है। पहले जहां डिवोर्स या सेपरेशन को एक बहुत बड़ी सोशल स्टिग्मा माना जाता था, आज लोग इसे एक ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं। सवाल यह है कि डिवोर्स रेट क्यों बढ़ रहे हैं? और इस टॉपिक पे बात करने के लिए, अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मेरे साथ है मेरी ऑफिस कॉलीग और बहुत अच्छी दोस्त प्रिया जैन बाजपाई। प्रिया पिछले 8 सालों से अपने हस्बैंड से सेपरेट रहते हैं और आज हम उनकी जर्नी सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि टॉक्सिक मैरिज के अंदर रहना और उससे बाहर निकलना दोनों ही अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज होता है। हाय प्रिया, वेलकम टू आरसीए। मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दीजिए। So I am born and brought up in Delhi, and it's been 8 years I'm staying in Gurgaon because my office is nearby and I hate commuting to work. So I'm working as an HR manager. What I absolutely love is traveling. Traveling is my passion. I'm into hiking and trekking, and I take almost one trip every month. And I'm also trying to turn my hobby into passion and into putting it to some useful work. So I'm also arranging and taking trekking trips. I'm taking groups to for trekking every month. That's a startup, you can think. That's really inspiring. आपका मैरिज लव मैरिज था या अरेंज मैरिज? It was a love marriage. और शादी को लेकर आपका एक्सपेक्टेशंस क्या था? जैसे शुरू में हम सबके होते हैं ना, थोड़ा हम सोचते हैं कि ऐसा फैमिली होगा, हस्बैंड में इक्वालिटीज होंगी, तो आपके लिए वो कैसा था? मतलब क्या क्या एक्सपेक्टेशंस या क्या इमेज था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बिकॉज टाइम बहुत बदल गया है। पहले शादी होती थी तो हमें सिर्फ ये पता होता था कि शादी करके दूसरे घर जाना है, उसके बाद घर संभालना है और घर वालों को संभालना है, एंड देन ऐसी जिंदगी चल जाएगी। अभी इस नई जनरेशन की एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट है, बिकॉज ये लोग काम करते हैं, दोनों साथ मिलके घर चलाते हैं। पर तब शायद इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी, हमें लगता था जैसे जिंदगी आएगी हम वैसे ही देख लेंगे। ठीक है। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ कैसा था? मतलब शुरू में ही आपको कुछ प्रॉब्लम्स नजर आए या फिर कब से शुरू हुआ? कुछ आप फील कर पाए कि नहीं, थिंग्स आर नॉट गोइंग करेक्ट? शुरू में आई थिंक 1-2 साल या शायद मैं कहूँ ज्यादा 2-3 साल सब ठीक रहता है, क्योंकि आप एक रोजी लाइफ जी रहे होते हो, आपकी कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं और आप एक दूसरे की कमियां नहीं देखते हैं, आप ओवरलुक कर जाते हैं शायद, या मैं आज की जनरेशन की लैंग्वेज में कहूँ तो हम वो रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं। पर प्रॉब्लम शुरू में ही हो जाती है, वो हम इग्नोर कर देते हैं, एक और बात है। बट हाँ, शुरू के 4-5 साल बाद जब आपके बच्चे पैदा होते हैं, जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, सास ससुर की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, एंड स्पेशली जब आप वर्किंग हो, आपको घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं और आपको अपना ऑफिस का भी काम देखना है, और जब फिर घर पे आपकी बात कोई समझ नहीं पाता है या फिर आप क्यों घर पे कम टाइम दे पा रहे हो ये कोई समझ नहीं पाता है, प्रॉब्लम सब शुरू हो जाती है। ट्रू, आई कैन कम्प्लीटली अग्री ऑन दैट। तो आप ये भी बताइए कि अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आपकी शादी में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था? आई थिंक इट वाज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप फैमिली से इस बारे में बात करें अबाउट योर सेपरेशन, तो उनका क्या रिएक्शन था? सो यू मीन माई फैमिली और योर फैमिली? ओके, सो आई बिलोंग टू अ जैन फैमिली एंड हमारी फैमिली में डिवोर्स इज अ टैबू। सो अगर आप, एक कहावत होती थी पहले कि शादी करके आप डोली में जाएंगे और अर्थी में वापस आएंगे, तो हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में आज भी वही चीज कायम है।
और अगर आप सेपरेट हो जाते हो पेरेंट्स भी आपको फिर बॉयकॉट कर देते हैं। ट्रू, आई थिंक ये सिर्फ आपके समाज में नहीं, मैक्सिमम हर जगह आज भी यही है कि हम इंडिया में डिवोर्स को उस हिसाब से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली। और आपको फाइनली हिम्मत कैसे मिली ये डिसीजन लेने के लिए, बिकॉज आज भी ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। सो मैं काफ़ी सालों तक ससुराल में ही रही थी। फिर पिछले शायद 7-8 साल पहले मैं आई मूव टू गुड़गांव। जब मैं गुड़गांव में शिफ्ट हुई और तब मैंने जब अपने बाहर दुनिया देखी, क्योंकि मैं जहाँ रहती थी दिल्ली में, वहाँ एक क्लोज्ड सोसाइटी थी, आसपास लोग रहते थे और जैसे लोग एक जैसे लोग थे लगभग। पर जब मैं गुड़गांव आई मैंने देखा, मेरे लिए ये भी बहुत शॉकिंग था कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके घर के काम भी करते हैं और ऑफिस के काम भी करते हैं, क्योंकि तब जब तक मैं दिल्ली रहती थी मुझे ये था कि घर के काम सिर्फ फीमेल्स करती हैं। फिर मैंने देखा कि लोग मिलके काम करते हैं, मिलके घर चलाते हैं, बच्चों का भी चाहे डे केयर से लाना जाना हो, स्कूल छोड़ना हो, होमवर्क कराना हो, सब मिलजुल के करते हैं। एंड जब ये सब मैंने देखा और हमने इस बारे में बात की, तब वहाँ प्रॉब्लम शुरू हुई। शुरू में हम बहुत साल तक एक जॉइंट फैमिली में रहे। गुड़गांव आने के बाद हम न्यूक्लियर फैमिली में हो गए थे, पर चीज़ें ठीक नहीं हो पाई बिकॉज माई एक्स हस्बैंड नेवर वांटेड टू स्टे अवे फ्रॉम हिज फैमिली, और उनकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा थी, तो इस वजह से वी वर नॉट एबल टू पैच अप। और मैं इसमें रिलेट भी कर पाती हूँ कि एक्चुअली जो लोग थोड़े छोटे शहरों से आते हैं, फिर भी दिल्ली इज अ बिग सिटी, बट स्टिल हम लोगों को पता नहीं होता, हम बहुत कुछ करते हैं और हम लगते हैं यही नॉर्मल है। बट अब जब आगे देखते हैं, नहीं हम शेयर भी कर सकते हैं काम, हम एक साथ और भी अच्छे से रह सकते हैं, तब हमें लगता है कि यार हम बहुत ओवरबर्डन है। दैट्स ट्रू। लेकिन आपने सेपरेशन चूज किया प्रिया, नॉट डिवोर्स, ऐसा क्यों? वेल, द मेन रीजन इज एज आई सेड, हमारे सोसाइटी में डिवोर्स अभी भी एक टैबू है, एंड मैरिड सरनेम लगे होने से जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। आज भी सोसाइटी में लोगों को लगता है अगर आप सिंगल है तो शायद आप अवेलेबल हैं। और गुड़गांव जैसी मिलेनियम सिटी में जहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ आज भी अगर आप सिंगल फीमेल हैं तो आपको रेंट पे घर मिलना बहुत मुश्किल है, चाहे आपके साथ आपका कितने ही बड़े बच्चे हों। वो बोलते हैं कि फैमिली के लिए घर है। मेरा बेटा आज 23 साल का है, आज भी मुझे रेंट का घर ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोग बोलते हैं हम फैमिली को देंगे। So I chose separation over divorce just because of these reasons, just survival के लिए। Right, इससे थोड़ा लाइफ थोड़ा सा इजी हो जाता है। Exactly, that's correct। प्रिया, एडुकेटेड और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन के बीच सेपरेशन या डिवोर्स ज्यादा है, क्या रीजन लगता है आपको इसके पीछे? अगर हम अपनी 2 जनरेशन या 3 जनरेशन पीछे की बात करें या अपने पेरेंट्स के टाइम की बात करें, उस टाइम पर फीमेल्स काम नहीं करती थी, घर चलाते थे सिर्फ पुरुष। तब ये रहता था कि अगर डिवोर्स हो गया या अलग हो गए तो घर कौन चलाएगा, खर्चे कौन पूरे करेगा, बच्चे कौन पालेगा। आज फीमेल्स पढ़ी लिखी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, एंड दे नो कि हम कोई भी तरह की परेशानी हो या किसी भी तरह के रेड फ्लैग्स जो हम बोलते हैं, किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस हो, भले ही वो फिजिकल वायलेंस हो, अब्यूज हो या कुछ भी, उनको पता है कि हम खुद से मैनेज कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी संभाल सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। राइट? अभी अगर आप देखेंगे, आज भी अगर आप छोटे शहरों में या गांव देहातों में जाएंगे तो कुछ शादियां सिर्फ इसीलिए चल रही है, हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है, आपस में कोई प्यार नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए बनती है, इसलिए साथ रहते हैं कि पहली चीज लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और दूसरा घर के खर्चे कैसे चलेंगे। करेक्ट। लेकिन अब प्रिया, फिर भी आप देखेंगे कि आज भी बहुत ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन है जो आज भी टॉक्सिक मैरिजेस को कंटिन्यू करते हैं। उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? बच्चे। क्योंकि देखिए, जब डिवोर्स होता है या सेपरेशन होता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों मैच्योर इंडिविजुअल्स होते हैं। सबसे ज्यादा जो वो दोनों संभल जाते हैं कुछ टाइम बाद, पर सबसे ज्यादा उसका असर बच्चों पे पड़ता है। मेरी बेटी बहुत छोटी थी जब हम अलग हुए, तो हम लोग कुछ टाइम बाद सेटल कर गए अपने आप को, पर बच्चे ने कैसे सेटल किया हमें नहीं पता। वो जो उनके बचपन के माइंडसेट पे फर्क असर पड़ता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक टॉक्सिक मैरिज में रहें और अपने बच्चों को ये दिखाएं कि शादी में रहना कितना बुरा है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे ये देखें कि एक शादीशुदा जिंदगी में रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो कितना ही टॉक्सिक हो, और वो डर जाए फ्यूचर में शादी ना करे। इवन टॉक्सिक मैरिज बच्चों पे भी बहुत बुरा असर करते हैं, बिकॉज वो भी देखते हैं और कहीं ना कहीं वो जो देखते हैं बाद में जाके इन फ्यूचर अगर वो जब शादी करते हैं ना कहीं वही चीजों को वो भी रिपीट करते रहते हैं। देखिए, 2 चीजें हैं, या तो बच्चे ये समझ लेते हैं कि हमें
शादी नहीं करनी है क्योंकि शादी ऐसे ही होती है, या फिर वो ये समझते हैं कि हमें कुछ ऐसा नहीं करना जो हमारे पेरेंट्स ने किया है और हम अपना 100% देंगे शादी में, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो भी सोचते हैं कि हम अपना 200% दें, तो वो बैलेंस्ड लाइफ शायद नहीं मेंटेन कर पाते हैं। करेक्ट करेक्ट। डेटा के हिसाब से लव मैरिज में ज्यादा सेपरेशन या डिवोर्स होते हैं रादर देन अरेंज मैरिज, ऐसा क्यों लगता है आपको? डिवोर्स हर जगह है, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, लिव इन रिलेशनशिप्स भी टूट रहे हैं, और जेनजी की टर्म्स जो इतनी अच्छी आज की मार्केट में आ रही है, आप हर जगह सेपरेशन है। बट शायद हम लव मैरिज में कुछ चीजें इग्नोर कर देते हैं, घर परिवार नहीं देखते हैं, कंपैटिबिलिटी चेक नहीं करते हैं। शायद वो पुराना जमाना बेटर था जब पेरेंट्स जाके पहले घर परिवार देखते थे, 6-8 महीने कोर्टशिप पीरियड रहता था और घर वाले समझते थे कि घर, आज की डेट में आप प्यार में पड़ गए, चाहे आप ससुराल वालों पे पैसा है नहीं है, लड़का कमा रहा है या नहीं कमा रहा, सब इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम प्यार कर रहे हैं। सच्चाई आती है शादी के बाद सामने, जब हमें घर चलाना है, जब हमें बच्चे पालने हैं, तब पता चलता है कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल। और ये भी सच है कि प्यार हमेशा थोड़ा इमोशनल रहता है, तो वो हमेशा सुपरफिशियल क्वालिटीज पे ही डिपेंड करता है। इवन आप मूवीज में भी देखेंगे, हर वो हीरोइन या हीरो प्यार में एक झलक में प्यार में पड़ जाते हैं या कुछ उनके बोलने के अंदाज से प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन ये प्यार में पड़ने के लिए काफी होता है, बट एक शादी को चलाने के लिए काफी नहीं होता है। उसके लिए और भी कोर क्वालिटीज की जरूरत होती है जो हम बाद में रियलाइज करते हैं। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी लव मैरिजेस टूटती हैं या खराब होती हैं। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे सर्कल के अंदर जिन्होंने लव मैरिज की है और दे आर डूइंग रियली गुड, बहुत अच्छे से घर परिवार संभाल रहे हैं, बट सबके घरों की सिचुएशंस अलग होती है। राइट। इवन और एक चीज भी यहाँ पे फैक्टर काम करते हैं कि आज भी बहुत सारे जगह पे लव मैरिज को उतने आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो एक तो उन दोनों लोगों को बहुत लड़ना पड़ता है लव मैरिज के लिए, तो क्या होता है ना, फैमिली का सपोर्ट बहुत कम हो जाता है। तो अगर लव मैरिज में दो कपल के बीच प्रॉब्लम हो रहा है, वो जब शेयर करते हैं फैमिली के साथ, दे डोंट सपोर्ट, मतलब उनको लगता है यार तुमने चूज किया है, तुम ही डिसाइड करो क्या करना है। तो एक हेल्पलेस सिचुएशन क्रिएट होता है, राइट। जबकि अरेंज मैरिज में लोग सलाह भी देते हैं, बैठ के बात करते हैं, एक काइंड ऑफ फोर्स काम करते हैं कि उसको मैरिज को कंटिन्यू करने के लिए। बट लव मैरिज में कहीं ना कहीं वो ऑप्शन थोड़ा कम है। पर अब जिस हिसाब से जनरेशन चेंज हो रही है, माँ बाप भी यही सोचते हैं कि अपने बच्चों को हम खुद कहते हैं कि भाई जो पसंद हो बता दो, शादी कर लेना। क्योंकि फिर हम ये सोचते हैं कि बाद में इनके जो भी परेशानियां होंगी वो हमें ब्लेम करेंगे कि आपने हमारी शादी कराई थी, आपने हमें ये लड़का या लड़की चूज करके दिया था। क्यों ना हम एज अ माँ बाप उनको बोले कि आप खुद ढूंढ लो और बाद में जो परेशानी हो फिर आप हमें ब्लेम ना करो। वी वांट टू बी प्ले अ सेफर साइड कि नहीं, हमें नहीं पता भाई, तुमने पसंद किया था, अब तुम देखो आगे क्या करना है। That's so nice of you, but हर पेरेंट्स आज ऐसा नहीं सोचते हैं। वो भी आज भी फिलहाल लव मैरिज के लिए बहुत लड़ाई करते हैं, बच्चे को कन्विंस करते नहीं है लड़की सही नहीं है, लड़का सही नहीं है, हम कुछ और बेहतर चूज करते हैं। तो वो लोग जब कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं आफ्टर मैरिज, तब बहुत दिक्कतें होती है क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, एक हेल्पलेस सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं। पर हम जो मिलेनियल जनरेशन है ना, हम बहुत अकोमोडेटिंग रहे हैं। हमने अपने पेरेंट्स की जनरेशन से भी कुछ चीजें अपनी जिंदगी में ली है और हम अपनी आगे वाली जनरेशन, अपने बच्चों की जनरेशन से भी बहुत चीजें लेके अडेप्ट कर रहे हैं। और खुद से इंस्टा पे आ गए हम। आप ये देख रहे हैं ना कि हमने अपने अंदर बहुत ज्यादा बदलाव किए। हो सकता है मैं अपने पेरेंट्स की जनरेशन को कन्विंस ना कर पाऊं कुछ चीजों के लिए, बट हमने धीरे 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 खुद को अडेप्ट कर लिया है। राइट, दैट्स करेक्ट। इंडिया में शादी को बचाने की हम पूरी कोशिश करते हैं, राइट। आज भी हम कोशिश करते थोड़ा और एडजस्ट कर ले, शायद वो सही हो जाए। लेकिन जो अब्यूजिव रिलेशनशिप होते हैं, जहाँ पे लड़ाई झगड़े के साथ मार पीट भी रहता है, आपको लगता है उसको सच में सुधारा जा सकता है? मुझे लगता है कि जिस दिन पहली बार आप पर हाथ उठे, आपको उसी दिन उस चीज को वहीं रोक देना चाहिए। आप एक बार एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो चीजें रिपीट होती चली जाती है। अगर आपको लगता है कि पहली बार जहां आपने सामने वाले बंदे का हाथ पकड़ लिया, या आपने पेरेंट्स को, सोसाइटी को या पुलिस को या किसी को भी बीच में इन्वॉल्व कर लिया, वो चीज अगर रुकनी होगी तो उसी दिन रुक जाएगी, वरना वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे ले लो फिर सही हो जाएंगे, जो टेम्परमेंट है ना लड़कों का वो थोड़ा कम हो जाता है, ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। जो चीजें पहले खराब है वो बाद में कभी ठीक नहीं होती, और बाद में परेशानी ये है कि और बच्चे आ जाते हैं, जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाती है। तब हम चाह कर भी शायद कुछ नहीं कर पाते, हम इग्नोर ही करते रहते हैं और मतलब सहते रहते हैं। जब
कपल्स सोशल मीडिया में बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट करते हैं तो हमको देख के लगता है कितनी खुशहाल जिंदगी है, लेकिन वही लोग जब कुछ दिन बाद डिवोर्स फाइल करते हैं या सेपरेशन की ऐलान करते हैं तब हम बहुत शॉक हो जाते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि मतलब ऐसा आपको लगता है कि सोशल मीडिया में हम हमेशा ही हमारा एक तरफा ही दिखाते हैं ना कि पूरी तरह की हम कैसे हैं, क्या चल रहा है, क्योंकि हमेशा आप देखिए पिक्चर लेने के लिए हम हमेशा स्माइली फेस ही देते हैं, ना कि हम ये दिखाते हैं एक्चुअल हम उस सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं। एक्चुअली सोशल मीडिया के बिना भी जिंदगी चलती थी पहले, पर अभी आज खाना खाने बैठते हैं तो पहले खाने की फोटो क्लिक करते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं तो पहले गाड़ी में बैठ के सेल्फी लेते हैं। हम हमेशा सोशल मीडिया पे वो दिखाते हैं जो दुनिया देखना चाहती है, हम वो नहीं दिखाते जो हम दिखाना चाहते हैं, राइट। और आप शायद एक हैप्पी पिक्चर डालेंगे तो आपको 200-300 लाइक्स मिल जाएंगे, बट अगर आप एक रोती हुई फोटो डालेंगे या आप किसी से हेल्प मांगे थे, आप देखिएगा उस पर लाइक्स भी नहीं आएंगे, कोई कॉमेंट भी नहीं करेगा। तो इसीलिए हम सोशल मीडिया पे सिर्फ अच्छा दिखाते हैं, और आप यकीन मानिए कोई भी सोशल मीडिया पे कभी भी फोटो नहीं डालता है हैप्पीली डिवोर्स्ड, कभी नहीं देखी होगी। धीरे जब आप दो लोग पिक्चर में सिर्फ एक रहने लग जाते हो, दुनिया को पता चल जाता है कि अब अलग हो गए। लेकिन अब फिर भी लोग सेपरेशन इसीलिए लोग इसीलिए सेपरेशन मेंशन करना प्रेफर करते हैं, डिवोर्स मेंशन करना, ताकि आगे जाके ना उनको अपने पार्टनर को लेकर कोई सवाल ना करे, तो इसलिए क्लियर कर देते कि वी आर डिवोर्स या वी आर सेपरेटेड। लेकिन फिर वही है ना, लोगों की समझ फिर वो जज करते हैं, यार इतने अच्छे फोटो दिए थे, यहीं तो घूमने जाते थे, फिर भी इनका प्रॉब्लम है, ये तो छोटे छोटे चीजों को एडजस्ट नहीं करते हैं, मैरिज को तो एक जोक बना के रख दिया है। अब देखिए ना, हर जगह अब 3 कॉलम लगने लग गए हैं, मैरिड, डिवोर्स्ड एंड सेपरेटेड। सेपरेटेड रहने से शायद एक उम्मीद बनी रहती है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर हो सकता है हमारे बीच चीजें ठीक हो जाए एंड वी गेट बैक। डिवोर्स मीन्स एंड ऑफ एवरीथिंग एंड देयर इज नो हार्म। अगर आप अलग रहते हैं, अपना घर अलग चलाते हैं, आप एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते हैं, तो सेपरेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वन ऑफ यू वांट्स टू गेट मैरिड। इवन मतलब मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि सोशल मीडिया की पोस्ट से हम किसी को जज नहीं कर सकते कि एक्चुअली में वो कपल्स खुश है या नहीं है। तो इसीलिए चाहे वो डिवोर्स ले या सेपरेटली, उसमें शॉक होने वाली कुछ बड़ी बात है, क्योंकि अंदर अंदर हो सकता है कि वो लोग बहुत सारी चीजों से जूझ रहे हैं। और प्रिया, आज के इंडिपेंडेंट वुमेन फिनेंशियली तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसके साथ साथ घर की जिम्मेदारी उनके कंधों से नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं वो घर भी संभाल रहे हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं, बच्चे भी संभाल रहे हैं, तो एक बहुत ज्यादा ओवरबर्डन क्रिएट कर रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी लड़कियां, इवन शायद वो वर्किंग हो या नहीं हो, उनका स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, वो पूरी नींद नहीं ले पाते, फिर उनको जल्दी उठकर बच्चों की खाना बनाने से लेकर फिर अपने काम में जाना, तो बहुत सारे बर्डन है। बट जहां आप देखेंगे लड़के जो होते हैं या मर्द जो होते हैं, वो हमेशा से फाइनेंस पार्ट ही ज्यादा देखते हैं, घर के काम और आज भी वो उतने नहीं करते हैं, तो शायद उनके लिए इजी होता है। बट हम जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है, वो भी कहीं ना कहीं डिवोर्स या सेपरेशन के रीजन हो सकते हैं। संगीता, मुझे क्या लगता है ना, हमारे देश में, और ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस, अपना पर्सनल थॉट है, हमारे देश में हम अपने लड़कों की परवरिश उतने उस तरीके से नहीं करते जैसे हम अपनी बेटियों की करते। बेटियों को हम शुरू से ये बोलते हैं कि घर का काम सीख लो, घर की जिम्मेदारियां सीख लो, आगे जाके परेशानी होगी वरना। क्या हम उन्हें कभी ये कहते हैं कि पढ़ लिख के कमाना सीख लो क्योंकि आपको घर चलाना है? नहीं। हम अपने बेटे को शुरू से बचपन से बोलते हैं कि अच्छा पढ़ लिख के अच्छी नौकरी कर लो, घर चलाना है, घर खरीदना है, बाइक खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है। पर क्या हम कभी अपने बेटे को ये कहते हैं कि घर में बेटा खाना बनाना सीख लो, कल को अगर माँ या बीवी या बहन या बेटी कोई भी बीमार होगी या कोई सपोर्ट नहीं होगा तो आप खाना बना सकते हो या आप घर के काम करना जान सकते हो। वो बेचारे आज भी मैगी खा के जीते, राइट। छोटे छोटे घर के काम हैं जो हम अपने बेटों को सिखाते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम उनको बचपन से सिखाएंगे तो वो सीखेंगे नहीं, हम उनको बोलना शुरू करते हैं तब जब हमें दिक्कत होनी शुरू होती है, जब वो 20-25 साल की उम्र में आ जाते हैं और अब उनको पता है हमें नहीं सीखना, तब तक वो दुनियादारी सीख जाते हैं, वो उस टाइम अब घर के काम नहीं सीखेंगे। तो अगर हम उसी तरीके से परवरिश बेटों और बेटियों की एक बराबर करेंगे ना, तो लड़कों को भी आदत रहेगी काम करने की। बिल्कुल। और वो जब 25 साल की उम्र में आ जाते तब उनको लगता ही है कि वो काम सिर्फ लड़कियों के लिए ही है, घर का काम हमारा काम बाहर का ही होता है। इवन प्रिया, आपको नहीं लगता है कि जो हादसे होते हैं, जितने भी हम वायलेंस, सुसाइड या मर्डर के, डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ी न्यूज सुनते हैं, इससे क्योंकि आज के जमाने में हर कोई एडुकेटेड है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, फिर भी वो उन्हीं लोगों के बीच भी वो प्रॉब्लम है जो पहले से सदियों से चलते आ रहे हैं। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं इस पे
मतलब हमें फिनेंशियली इंडिपेंडेंट तो बना रहे हैं, बट हमारे मोरल वैल्यूज को नहीं सही कर पा रहे, क्योंकि मोरल वैल्यूज आज भी हम हमारे फैमिली से सीख के आ रहे हैं। तो हम जो देख रहे हैं ना वही रिपीट कर रहे हैं, चाहे हम एडुकेटेड बन जाए या कुछ भी बन जाए, स्टिल वही प्रॉब्लम आज एडुकेटेड वुमेन के साथ भी होते हैं, या फिर इवन कुछ एडुकेटेड वुमेन भी है जो मेन को टॉर्चर करते हैं, वो भी होते रहते हैं। क्या लगता है आपको? आई अंडरस्टैंड एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, पर ये चीज़ हमें आपको स्कूल में या कॉलेज में नहीं सिखाई जा सकती कि रिश्तों को कैसे आगे चलाना है। ये चीज़ हम जब तक खुद अपने घर में नहीं देखते हैं, अपने समाज में नहीं देखते, अपने आस पड़ोस में नहीं देखते, तब तक हमें समझ नहीं आता है। अब अगर मैं इतने सालों से अकेली रह रही हूँ, मेरे बेटे ने देखा कि मेरी मम्मी ने कैसे सब कुछ अकेले करके दिया इतने साल में। आज जब मैंने नौकरी करनी शुरू करी थी वो 4 साल का था, आज वो खुद नौकरी कर रहा है। तो बच्चे देखते हैं ना कि कैसे स्ट्रगल करा है, कैसे आगे कर रहा है। आज मुझे एक गर्लफ्रेंड है उसकी, कॉलेज के डे 1 से उसकी गर्लफ्रेंड है, और आज 6 साल हो गए हैं, और ही इज अ वन वुमेन मैन। और उसने ये बोला कि एक ही लड़की है, एक ही लड़की से शादी करूंगा और निभाऊंगा, चाहे 8 साल में शादी करूं और या 5 साल में करूं, निभाऊंगा। उसको पता है कि जो मेरी मम्मी को खुशियां नहीं मिल पाई है वो मैं आगे अपने पार्टनर को दूंगा। तो ये हमें देखना, हमें सिखाना है अपने बच्चों को। पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़ा। सो ट्रू। और पेरेंट्स ही, जब 2 लोगों की शादी होती है, सारे रिश्तेदार माँ बाप मिलके शादी कराते हैं, और जब अलग हो रहे होते हैं ना तो सब पीछे हट जाते हैं। भाई तुमने शादी की थी, तुम संभालो, तुम्हारा घर है। कोई बिठा के समझाता नहीं है कि ये आप गलत कर रहे हो, इसको ऐसे ठीक करना है। लड़की वाले लड़के वालों पे दोष निकालते हैं और वाइस वर्सा। राइट। इसीलिए आप देखेंगे कि शादी के लिए तो कितने रिचुअल्स होते हैं, लेकिन डिवोर्स के टाइम पर, इवन उसके आगे की जिंदगी के लिए भी हमको कितनी कठिनाई, हर किसी को, लड़का हो या लड़की हो, बहुत फेस करना पड़ता है, क्योंकि हमारे सारे स्पॉटलाइट ध्यान वही शादी के रिचुअल्स में ही होते हैं, बट जो लंबी जर्नी उसके बाद स्टार्ट होते हैं ना, उस पर हम हमेशा फोकस नहीं कर पाते। और इसीलिए एक सिंगल मदर शायद फिर भी जिंदगी आराम से निकाल लेती है और मैनेज कर ले जाती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल फादर टू हैंडल किड्स, घर, ऑफिस, सब कुछ मैनेज करना, क्योंकि उनको वो लाइफ स्किल्स हमने सिखाई ही नहीं। शायद इसीलिए वो लोग ज्यादा रीमैरिज करते हैं, लेकिन लड़की जो है वो खुद अकेली रह सकती है, क्योंकि उनके पास वो सारे क्वालिटीज है, स्ट्रेंथ है, वो मैनेज कर लेती है। मतलब मुझे अभी ऐसा लगता है कि लड़कों को माँ, बीवी, बेटी, कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम साथ चाहिए रहता है। आपकी बचपन की चाइल्डहुड मेमोरीज कितना अफेक्ट करते हैं आपकी मैरिज को या फिर आपकी पर्सनल लाइफ को? बहुत इफेक्ट करता है। ज़रूरी नहीं है हर पेरेंट्स आपके लिए इमोशनली अवेलेबल रहे हों, ज़रूरी नहीं है हर घर में सिबलिंग्स का बॉन्ड बहुत अच्छा रहा हो। मैंने अपने घर में, अपने बचपन में हमेशा अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते हुए देखा है। एक बहुत ही डिसफंक्शनल, अनहैप्पी फैमिली में हम रहे हैं, जहाँ पर हमें अपने स्कूल पिकनिक पर जाने के लिए भी पेरेंट्स से पूछने से इतना डर लगता था कि हम सोचते थे कि रहने देते हैं, क्योंकि या तो मार पड़ जाएगी या गाली पड़ जाएगी। और कभी हम बहुत तकलीफ में होते थे या कोई बड़ी परेशानी होती थी तो हमें उतनी हिम्मत नहीं थी कि हम दौड़ के अपने पापा के गले लग जाए और बोले कि पापा हमें ये परेशानी है। तो कभी भी हमें वो सपोर्ट नहीं मिला। तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो फैमिली ट्रॉमा जो जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है हम उसको भी कैरी फॉरवर्ड करें अपने बच्चों के लिए। किसी ना किसी जनरेशन को तो स्टैंड लेना है ना उस फैमिली ट्रॉमा को ब्रेक करने के लिए। और इसीलिए मैंने वो स्टैंड लिया और मैंने अपने बेटे को एक बच्चे की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह पाला है। तो इसीलिए आज हम खुलकर बात करते हैं, दोनों माँ बेटे साथ में जिम जाते हैं, साथ में ऑफिस जाते हैं, ट्रिप्स पे साथ जाते हैं, एंड वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स। so nice of that। and ये सच है कि आज भी बहुत पेरेंट्स सच में इमोशनली अवेलेबल नहीं होते। इवन मैं खुद भी बचपन में कभी अपनी पेरेंट्स के गले नहीं लगे। मतलब मेरे लिए जब मैं बाहर आई, जब मैं देखा, तब तो जब फोन आए, हम रील्स देखते हैं कि पेरेंट्स को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, फिर मैं बहुत शॉक रहती थी, अच्छा हम गले भी लग सकते हैं। क्योंकि मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कभी मम्मी को किस भी किया होगा, ठीक है, बचपन में, लेकिन आज करती हूँ क्योंकि वो मैंने सीखा है। तो वो जब हम बचपन से नहीं सीखते हैं ना, तो हमें वही लगता है कि अच्छा ये तो एबनॉर्मल है कि पेरेंट्स को कैसे गले लग सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला जनरेशन चेंज हो रही है और हम बहुत अडेप्ट कर रहे हैं। राइट।
अब एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए भी पार्टनर्स का इमोशनली अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, लेकिन आज इंडियन जो मेन है मुझे लगता है उनको शायद क्लियर नहीं होता है कि एक्चुअली इमोशनली कैसे अवेलेबल हो सकते हैं, बिकॉज मेन्स आर नॉट टिपिकली इमोशनल लड़की होते हैं, राइट? उनके इमोशनल नीड्स ज्यादा रहते हैं, तो शायद वो समझ नहीं पाते कि अच्छा इमोशनली कैसे अवेलेबल हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कैसे हो सकते हैं एक आदमी इमोशनली अवेलेबल? देखिए, ऐसा नहीं है कि आदमी इमोशनल नहीं होते, वो बहुत इमोशनल होते हैं, बस वो जताना नहीं जानते हैं। और मैं ये किस हिसाब से बोल रही हूँ, मुझे कोई तकलीफ है, ऑफिस में कोई परेशानी है, मन में कोई तकलीफ है, मैं रो दूंगी। पर हमने अपने बच्चों को, अपने लड़कों को बचपन से बोला है कि लड़के रोते नहीं है। क्यों नहीं रो सकते हैं? अगर उनको तकलीफ है, कोई परेशानी है, वो क्यों नहीं रो सकते हैं? अपनी बात क्यों नहीं कह सकते हैं? तो इमोशनली फिर वही बात आ गई, परवरिश का हमारे बहुत फर्क है। शुरू में ही छोटा बच्चा गिर जाए तो हम क्यों उसको सिखाते कि मारो इसको, तुम्हें इसको लग गई। मारना तो हम ही सिखाते हैं। राइट। हम यही बोलते हैं तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते। लड़की को क्यों नहीं बोलते तुम लड़की हो, तुम रो नहीं सकती? वही है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता है। तो ये नहीं है सही, मुझे लगता है ये सही नहीं है। लड़कों को और लड़कियों को बराबर अपना इमोशनल क्वेश्चन, अपनी बात कहने का, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का तरीका होना चाहिए। राइट। तो वो अपने इमोशंस को शुरू से ही इतना दबा के रखते हैं, इस वजह से ही वो जब बड़े होते हैं ना, वो उस दूसरे के इमोशंस को फील नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है हमने तो कभी जिक्र ही नहीं किया, हमने तो कभी रोया ही नहीं, तो दूसरे रो भी रहे हैं तो क्या ही रीजन हो सकता है, तो उसको फील नहीं कर पाते हैं। मेरे भी सर्कल में बहुत लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, मैंने देखा है उनको इमोशनल होते हुए। आप देखिए उनको पार्टी में कभी 2 पैग लेने के बाद, और वो जो रोते हैं बच्चों की तरह, कोई अपनी माँ को याद करके रो रहा है, कोई अपनी घर की तकलीफों को याद करके रो रहा है, रोते हैं, पर शायद बहुत लिमिटेड सर्कल के साथ वो एक्सप्रेस कर पाते हैं, हर किसी के साथ नहीं कर पाते हैं। राइट। इवन लड़कों के लिए अपना स्ट्रेस या सब अपनी परेशानी दबाना एक ऐसी मजबूरी हो जाता है, मुझे लगता है इसीलिए लड़के ज्यादा जो नशे करते हैं ना अपनी चीजों को दबाने के लिए। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, सबका स्ट्रेस निकालने का शायद अलग अलग तरीका है, और जितनी जल्दी हमें ये बात समझ आ जाए कि स्ट्रेस ऐसी चीज पे निकालिए जिससे हमारा शरीर खराब ना हो। 8 साल पहले मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी जिम जाने की, अपनी बॉडी स्ट्रेंथ फिटनेस पे ध्यान दिया, और सच मानिए जिस दिन मैं ज्यादा स्ट्रेस में परेशान होती हूँ उस दिन मैं और अच्छे वेट्स उठा लेती हूँ। तो मेरा, और जिस दिन मैं नहीं जाती हूँ तो उस दिन मुझे लगता है आज कुछ छूट गया है। जैसे आज मुझे यहाँ आना था, आज मैं अपना जिम नहीं जा पाई हूँ, तो मैंने अपना वो जो तरीका था अपना परेशानी कम करने के लिए या अपना दिन भर का स्ट्रेस निकालने के लिए, मैंने जिम को या फिटनेस को चुना या मैराथन्स में दौड़ने को चुना। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, इट्स कॉल्ड अ कोपिंग मैकेनिज्म। राइट। लेकिन हमेशा नशा या मतलब आप मान लीजिए कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये हमेशा शुरू से पुरुषों से ही ज्यादा जुड़े हुए हैं। क्या इसके पीछे ये रीजन है कि वो अपना स्ट्रेस उस हिसाब से मैनेज करते हैं क्योंकि वो इमोशनली उसको मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं? अभी शायद ये बात सच नहीं है, एक टाइम था जब शायद सब्सटेंस अब्यूज मेन में सबसे ज्यादा होती थी, बट टुडे दीज डेज वुमेन आर इक्वली इन्वॉल्व इन दिस। आप किसी भी बार ब्रूरी में जाइए, देखिए जितने आदमी हैं उससे शायद ज्यादा आपको औरतें मिलेंगी। तो अब ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं रह गई है चीज। मुझे तो लगता है कि औरतें ज्यादा उसको ना एक इगोइस्टिक वे में लेके कि अच्छा वो भी अगर स्मोक कर सकती मैं क्यों नहीं कर सकती, तो उस चीज वो ड्रिंक कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, उस चीज से प्रभावित होके ज्यादा वो करते, ना कि उनके पीछे उनके शायद कुछ रियल रीजन ना हो, वो एज अ शो ऑफ उसको करते हैं। ऐसा लगता है आपको? हाँ, शायद कभी कभी, क्योंकि उनको लगता है कि शायद हम इंफीरियर हैं, या उनको कॉम्प्लेक्स रहता है कि उस सोसाइटी में, उस समाज में हमें बराबर की इज्जत या बराबर का दर्जा तब मिलेगा जब हम उनके जैसे कुछ करें। जब एक कपल्स ऐसे सेपरेशन या डिवोर्स या इस तरह की कोई भी अनबन चीजों से गुजरते हैं, तो पेरेंट्स का स्टैंड पॉइंट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? पेरेंट्स को मुझे लगता है सबसे पहले अपने बच्चे को समझना चाहिए, उसको बैठ के सुनना चाहिए, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू देने की बजाय पहले समझना चाहिए कि वो कहाँ गलत कर रहे हैं, क्या उनको हेल्प की जरूरत है, क्या उनकी नीड्स है, चाहे वो इमोशनल नीड्स हो, फाइनेंशियल नीड्स हो। आप फाइनेंशियली कर पाते हो अपने बच्चों को सपोर्ट, बहुत अच्छी बात है। आप नहीं कर पाते हो, एटलीस्ट आप उनके लिए इमोशनली अवेलेबल हो सकते हो, है ना। और आप फिर देखिए आप किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हो। आप क्या उनको काउंसलिंग, थेरेपी, कुछ भी आप उनकी हेल्प कर सकते हो। आप
उनके ससुराल में बात कर सकते हो बिना लड़ाई झगड़ा की। और अगर आपको लगता है कि सब कुछ कर चुके हो एज अ पेरेंट और नहीं हो रहा, तो आप अपने बच्चे को एटलीस्ट उनके डिसीजन में सपोर्ट कीजिए। मुझे लगता है कि ज्यादातर पेरेंट्स का यही सलाह होता है कि एडजस्ट कर लो, ये सबके साथ होता है, सही हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे तो सही हो जाएंगे। और फिर हम उसको समझ नहीं पाते हैं, और वो जो हेल्पलेस सिचुएशन होते हैं ना, उससे गुजरते हुए ही ज्यादातर लोग सुसाइड करते हैं या किसी का मर्डर भी हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स उस टाइम पे उनका मतलब हम समझने की कोशिश नहीं करते कि एक्चुअली वो सच में वैसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। क्योंकि हमें लगता है यार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, ये नॉर्मल है, सब सही हो जाते हैं। शुरू शुरू में सबके शादी में प्रॉब्लम होता है, वो बाद में सही हो जाते हैं। हर चीज बाद में सही नहीं होती है, कुछ चीजें हमें शुरू में ही संभाल लेनी पड़ती है, बाद में वो ठीक होगी इसकी गारंटी आपको कोई नहीं देगा। कोई शादी सक्सेसफुल चलेगी ये आपको पहले से कोई गारंटी पेपर पे लिख कर नहीं देगा, ये आपके अपने हाथ में। आप और मुझे एक बात नहीं समझ आती है, अगर दो लोगों की नहीं बन रही है, आप स्ट्रेस में जी रहे हैं, आप गोलियां खा के सो रहे हैं, आप ऑफिस में एक लोगों पर चिल्ला रहे हैं, आप काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्या जरूरत है सारी जिंदगी? एक ही जीवन मिलता है हमें, आपको पता है 84 लाख जन्मों के बाद हमें मनुष्य का जीवन मिलता है, और उसमें भी अगर आप खुश नहीं है या आप अपने आप को कुछ कर जाएं, इस बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपको क्यों रहना है ऐसे रिश्ते में? क्या रोक रहा है हमें? इवन हमको लगता है कि शादी ही हमारी इस पूरी जिंदगी है, जबकि शादी जिंदगी की एक पार्ट होती है, राइट? उससे भी आगे जिंदगी हो सकती है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। हमको लगता है शादी बच्चे ही तो जिंदगी है, और समाज ने भी इसी को ही एक माना है कि आप सेटल्ड तभी है जब आप शादीशुदा है, आपके बच्चे हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर एक ग्रुप है, मैं नाम नहीं ले सकती यहाँ पर, एक ग्रुप है हमारा यहाँ बहुत बड़ा, शायद उसमें 200-250 लोग हैं, and they all are singles when I say singles, either they are separated, divorced, never married or widowed। हमारे एक ग्रुप है बहुत बड़ा, हम लोग मिलते हैं महीने में, कभी किसी के घर में पॉटलक करते हैं, अपने अपने घरों से खाना बना के ले जाते हैं, या कभी कहीं पार्टी करते हैं। वहां कोई किसी को जज नहीं करता, कोई किसी से ये सवाल नहीं पूछता कि आप अलग क्यों हुए थे आपकी, या कोई किसी को सिंपैथी नहीं दिखाता। एवरीबडी इज एम्पैथेटिक टुवर्ड्स ईच अदर, क्योंकि दे आर, उनको पता है कि व्हाट इट इज टू फील लाइक इन स्टेपिंग इनटू ईच अदर्स शूज। हम एक दूसरे से बात करते हैं, अच्छा समय स्पेंड करते हैं, उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं, एक दूसरे के सुख में दुख में खड़े हो जाते हैं। किसी के घर में कोई खुशी है तो सब इकट्ठा हो जाते हैं, पार्टी कर लेते हैं। तो तरीके हैं, यू नो, बट ये मुझे लगता है कि शहरों में है, गांव में ये चीज नहीं है। लोग गांव में ये अभी भी एक टैबू है, और जब औरत इस तरह की प्रॉब्लम से जूझते हैं ना, उसी को ही हम दोष देते हैं कि तुम में ही कमी है, तुम ही मैरिज को नहीं टिका पा रहे हो, तुमको एडजस्ट करना चाहिए। तो यू नो, गांव में ये ऑप्शन आज भी नहीं है, उनके पास वो फ्रेंड सर्कल नहीं है जो उनको समझ सकते हैं। वही इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी नहीं है। बिल्कुल। हालांकि हमारे देश के शहर गांव भी अब बहुत ज्यादा धीरे धीरे बदल रहे हैं, तो है, बट टाइम लगेगा, बहुत टाइम वहाँ पे लगेगा। सोच में उतनी ज्यादा बदलाव नहीं है लोगों में। क्या हस्बैंड से सेपरेट रहने के बाद या होने के बाद आपको क्या क्या इश्यूज फेस करना पड़ा? मैं सेपरेट होने के बाद गुड़गांव में रह रही हूँ तब से, एंड जैसे मैंने आपको पहले की बताया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने गुड़गांव में या अकेले होने के बाद फेस करी, वो थी रेंट का घर मिलना। मेरा बेटा 15 साल का था उस टाइम, और शायद 50 घर देखते थे तो उसमें से एक कोई अग्री करता था कि हम आपको रेंट पे घर देंगे, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी एक बात जो मुझे समझ नहीं आती थी कि हम फैमिली को घर देंगे, एक माँ और बेटा फैमिली नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे आई अकोमोडेशन की। मैं पहले से जॉब करती थी तो मुझे वो दिक्कत नहीं हुई कि घर कैसे चलाना है, घर के काम मुझे खुद करना अच्छा लगता है, आज भी मैं खुद ही खाना बनाती हूँ अपना दोनों टाइम, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि लोगों ने पूछना शुरू करा कि अब आप सोशल मीडिया पे फोटो क्यों नहीं डालते। हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे जो नहीं जानते थे, वो पूछते थे आप हर किसी को सच्चाई नहीं बता सकते हो। तो मैंने बहुत अच्छा तरीका ये अपनाया कि अब हम साथ नहीं है, और इससे ज्यादा मैं हर किसी से बात करना नहीं चाहती थी। तो कभी कभी सिचुएशंस हुई, मेरा बेटा एक बार बीमार हो गया और हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराना पड़ा, और वो बेहोश हो गया था। तो उस टाइम जब पहली बार बच्चा अकेले में बीमार हुआ, पड़ोसियों के घर भागी, उसको उठा के हॉस्पिटल लेकर गई। कुछ चीजें शुरू में तकलीफ दी, 1-2 साल लगे समझ आने में कि अकेले जिंदगी कैसे चलानी है, अकेले बच्चे को लेके अस्पताल में कैसे भागना है, अकेले बैंक के काम कैसे करने हैं।
पर धीरे धीरे जिंदगी आपको सब सिखा देती है। आज उस बात को 8-9 साल हो गए हैं, अब हम कर लेते हैं सब खुद, कुछ बेटा बड़ा हो गया, साथ में मिलके करते हैं सब। कभी आपने ऐसा भी कहा किसी को कि हाँ मेरे पति शायद मेरे साथ नहीं रहते, वो कहीं दूसरी जगह रहते हैं, ऐसा आपने कहना पड़ता है, क्या कहा मैंने, ये भी कहा, सो दैट आई गेट अ हाउस ऑन रेंट। जब आप सेपरेशन के बारे में सोचे तो आपके बच्चों का क्या रिएक्शन था? मेरा बेटा ओके था क्योंकि वो बड़ा था, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ही वॉज ओके विद एवरीथिंग, क्योंकि शायद आपकी बात इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाया शायद उस टाइम, बट उसने मेरा साथ दिया। और हमने डिसाइड करके, मेरी एक बेटी है, वो मेरे एक्स हस्बैंड के साथ रहती है, हमने डिसाइड करके, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया और मेरे इन लॉज ने मेरे एक्स हस्बैंड को सपोर्ट किया, तो इसीलिए मेरी बेटी उनके पास है, उन्होंने उसका ध्यान रखा उसको, क्योंकि मैं शायद नहीं कर पाती अकेले, 2 बच्चों की जिम्मेदारी, घर चलाना। और आप आज भी, फिर वही बात, आज भी आप एक लड़की को पूरा दिन 10 घंटे छोड़ के अकेले घर पे नौकरी पे नहीं जा सकते, आप लड़के को छोड़ के चले जा सकते हो। तो मेरे इन-लॉज ने सपोर्ट किया, तो वही बात है, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है। लेकिन मिलना होता है लड़की से? हाँ, हम लोगों ने इतनी बातचीत रखी, आज 9 साल बाद हमारे अंदर एक दूसरे के लिए कोई ग्रजेस नहीं है, हम एक दूसरे को देख के शक्लें नहीं बनाते हैं, हम एक दूसरे को गालियां नहीं देते हैं। अब एक आम आदमी की तरह, जैसे मैं किसी भी अनजान इंसान से बात कर रही हूँ, ऐसे बात करते हैं। और बेटी से मैं अपनी हफ्ते के हफ्ते बात करती हूँ, मिलती हूँ, कोई परेशानी नहीं है। सो नाइस। आपने कभी रीमैरिज के बारे में सोचा? नहीं। उसकी वजह है, पहली, मुझे ऐसा लगता है कि, और जैसे मैंने आपको पहले कहा, कोई भी शादी गारंटी के साथ नहीं आती है, तो मुझे नहीं पता कि अगर मैं दोबारा शादी करूंगी और तब जिंदगी अच्छी हो जाएगी। और दूसरा, मुझे ये भी श्योर नहीं था कि मेरा बेटा इतना बड़ा है, वो इस चीज को कैसे एक्सेप्ट करेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपना नौकरी के बाहर बचा हुआ समय मैंने अपना फिटनेस को दिया और मैंने अपना ट्रैवलिंग को दिया। फिर मुझे वक्त ही नहीं बचा ये सोचने का कि मैं दोबारा शादी करूं। अब मेरा आज की डेट में मेरा सबसे बड़ा पैशन लाइफ का इज हाइकिंग, ट्रैकिंग। लोग बोलते हैं मुझे कि इस उम्र में आप इतना ट्रैकिंग हाइकिंग जाते हो, हड्डियां टूट जाएंगी, या आप इतना जिम करते हो तो आप मैस्कुलिन हो जाओगे। बट इज इट बैड टू बी टू बी स्ट्रॉन्ग? सो द आंसर इज नो। And that's the inspiration कि आज, क्योंकि हम औरतें आफ्टर ए टाइम हमारी मोटिवेशन नहीं रहते कुछ और करने की, क्योंकि हम बच्चे घर परिवार में इतने फंसे रहते हैं कि हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं होते। आज आप खुद के लिए टाइम निकल पा रहे क्योंकि आपके पास टाइम भी है, आप मैनेज भी कर पाते हैं, which is really appreciable। और आप खुद से करके देखो ना, कितना अच्छा लगता है। क्यों मैं अपने पड़ोसियों को या अपने बेटे को बुलाऊं कि सिलेंडर उठा के लगा दो? क्यों नहीं मैं खुद उठा के लगा दूं? राइट। बिल्कुल। तो बस यही है, वही तो होता है असली वुमन एम्पावरमेंट, कि हम सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, हम ताकत, हमारे अंदर स्ट्रेंथ भी है जिसको हम यूज कर रहे हैं। और ये चीज आपके लिए लॉन्ग टर्म में काम आती है। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आपको कम सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं, डॉक्टरों के चक्कर कम लगाने पड़ते हैं। लाइफस्टाइल डिजीज देखिए ना कितनी आज के डेट में, डायबिटीज, पीसीओडी, कितनी सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं। यही अगर हम थोड़ा सा ध्यान अपनी फिटनेस पे देंगे, अपने ऊपर एटलीस्ट 24 घंटे में से 1 घंटा भी निकाल पाएंगे, तो बहुत सारी तकलीफें शायद हम थोड़ा डिले कर पाए। और जो लोग नहीं कर पाते, शायद उनके लिए बुढ़ापे में उनका बेटा होना, उन पत्नी हो, मतलब उनका पत्नी उसका देखभाल करना वो बहुत जरूरी हो जाते, क्योंकि पूरी लाइफ तो अपने ध्यान नहीं रख पाते, तो बुढ़ापे में उनके लिए एक मजबूरी बन जाते हैं कि उनके बच्चे उनको देखें, नहीं तो वो अकेले सरवाइव नहीं कर पाते। क्यों बच्चे ही आपको तीर्थों पे ले जाएं? मैं अपने बेटे को 12 ज्योतिर्लिंग करा रही हूँ, मैं अपने बेटे को अमरनाथ लेकर गई, मैं अपने बेटे को सारे तीर्थ करा रही हूँ। मैं क्यों इंतजार करूं कि मेरा बेटा मुझे बुढ़ापे में लेकर जाए, जब अभी मुझ में हिम्मत है मैं ले जाती हूँ। बट वही इंडियन फैमिली उस हिसाब से कंडीशन है कि माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी बच्चों पे दे देती है और फिर बुढ़ापे में पूरी उम्मीद के साथ रहते कि वो उनको देखेंगे, और जब उम्मीद पूरा नहीं होते हैं तभी आप देखेंगे कि बुढ़ापे में कितने सारी दिक्कतें फेस करना पड़ता है, कि बच्चे ओल्ड एज होम में रख के जाते हैं, पैसे भेज देते हैं, बट टेक केयर नहीं कर पाते। अगर आप एक सेशन अटेंड कर रही थी मैं कल फाइनेंशियल रेजिलियंस के ऊपर, उसमें एक सर्वे आया कि 80% ऑफ रिटायर्ड फैमिलीज और पेरेंट्स सपोर्ट, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें रिटायरमेंट के बाद सपोर्ट करें। और आज की डेट में एक इंडिया का अगर डेटा ले, सिर्फ 28% बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को रिटायरमेंट के बाद सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, तो मैं ये गारंटी, क्योंकि
मैंने अपने बच्चे, जब मेरे बच्चे पैदा हुए हैं, हाँ, तो मेरी इस एक्सपेक्टेशंस के साथ पैदा नहीं हुए ना कि ये मेरा ख्याल, मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, पर मैं उनके ऊपर उस चीज को थोप नहीं सकती कि उन्हें रेसिप्रोकेट करना ही पड़ेगा। बट वही है ना, हर किसी का सोच आज भी वैसा नहीं है। आज भी इंडियन पेरेंट्स अपनी पूरी सेविंग सब कुछ बच्चों पे लगा देते हैं और सारे एक्सपेक्टेशन उन पे रखते हैं कि वो आगे जाके देखेंगे, या शायद उसी एक्सपेक्टेशन की वजह से ही बुढ़ापे में इतना परेशानी झेलना पड़ता है। क्योंकि आप अगर एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखेंगे, आप बस अपना काम करेंगे कि जितना मुझसे हो पाता है मैं बच्चे को उस हिसाब से पालूं, उस हिसाब से पढ़ाऊं, ना कि मैं अपना बेस्ट दूं सब कुछ। मतलब पीपल टेक लोन्स लेके भी बच्चे पढ़ाते हैं, लेकिन वो उसको रीपे नहीं कर पाते हैं, तो वो कर्जा फिर बच्चों पे आता है, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होता है बच्चों पे। तो पेरेंट्स को हमेशा अपना ख्याल रखकर ही चीजों को करना चाहिए, ना कि हम पूरा सैक्रिफाइस बच्चों के लिए करें और फिर आगे जाके उन पे वो बर्डन क्रिएट करें। बिल्कुल। जब हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, हैप्पी कपल्स फोटो देखते हैं, कैसे कपल्स अच्छे से अपने आप का मतलब खुद का ध्यान रख रहे हैं, या सेलिब्रिटीज को देखते हैं, कभी हमको लोनली फील होता है कि शायद मेरे लिए भी कोई ऐसा केयरिंग कोई मुझे मिलते कि जो मेरा केयर कर पाते हैं? अब नहीं होता। अब तो मैं उस पिक्चर को लाइक करके और लिखती हूँ गॉड ब्लेस यू। एक टाइम के बाद आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और मेरा सर्कल बहुत बड़ा है, ऑफिस का सोशल सर्कल बहुत अच्छा है। जब मुझे कोई तकलीफ होती है, मेरे पास लोग हैं फोन उठा के बात करने के लिए कि आज मुझे ये तकलीफ है। और कुछ नहीं तो कुछ सालों से मैं स्पिरिचुअलिटी के साथ भी जुड़ गई हूँ। तो अब मुझे कभी अकेलापन महसूस होता है तो मैं मंदिर चली जाती हूँ, भगवान से बातें कर लेती हूँ। पर जब से मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हूँ, तब से मुझे ये अकेलापन कब महसूस होने लगा है, तब से मैं इमोशनली स्ट्रेस कम होने लगी हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इवन अकेलापन की डर से भी लोग बैक टू बैक, कभी बहुत ज्यादा अब्यूसिव रिलेशनशिप में बैक टू बैक आते रहते हैं। मतलब एक रिलेशनशिप खत्म हुआ, बट फिर से वो लोनलीनेस को हटाने के लिए दूसरे रिलेशनशिप में अब आ गए, और वो भी अब्यूसिव निकले। तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को वो टाइम नहीं देते सोचने के लिए, समझने के लिए कि एक्चुअली कहाँ चीजें गलत हो रहे हैं। बस हम भागते रहते हैं और बैक टू बैक हम वही रिलेशनशिप में, अब क्योंकि हम देखे हैं कि कुछ लोगों का जिनका डिवोर्स हो रहा है, हो सकता है नेक्स्ट भी डिवोर्स हो रहा है। तो हमारे पास ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, सेलिब्रिटी में भी है, कि उनका बैक टू बैक 2-3 बार डिवोर्स हुआ है, क्योंकि उन्होंने वो रीजन फाइंड आउट नहीं किया कि क्या रीजन था, और वो बस लोनलीनेस को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कोर्ट में जाके देखिए, ड्रॉर्स, अलमारियां भरी पड़ी हैं डिवोर्स फाइल से, केसेस पे केसेस, केसेस पे केसेस। अब तो 6 महीने में डिवोर्स मिल जाता है। इतना आसान हो गया डिवोर्स लेना। और मुझे लगता है कि अगर नहीं रह पा रहे हैं आप, तो आप अलग हो जाइए। आप उसी शादी में रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, खुद को तकलीफ देते रहेंगे। और कहीं ना कहीं आज मुझे तो जनरेशन, ये जो जेनजी की टर्म्स है, बहुत बढ़िया लगने लग गई है। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, कोई कुछ नहीं जिंदगी। मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में डिवोर्स रेट भी कम हो जाएंगे। लिव इन रिलेशनशिप्स मुझे लगता है इज मच बेटर देन गेटिंग मैरिड दीज डेज। हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है अभी भी, दैट इज अ सेपरेट इशू, बट आई डोंट थिंक सो। मैं मिलेनियल जनरेशन की, बट मुझे अभी भी लगता है कि ये दिस इज द राइट थिंग टू डू। राइट, अब पहले ही सब जानते, बिकॉज शादी को हमने वो ऐसा बना दिया कि मतलब शादी के बाद आपके पास कोई चांस नहीं होता है करेक्ट करने के लिए। तो इट्स बेटर कि आप लिव इन में रह के चीजों को समझे, करेक्ट करें। आपको अच्छा नहीं लगे सो यू कैन ब्रोक अप, राइट। इवन हम समझते हैं कि शादी सक्सेस तभी होते हैं जब हम बुढ़ापे तक साथ देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत रिश्ते हैं जो बुढ़ापे तक भी सही नहीं है। मतलब उनके अंदर वो परेशानी जो शुरू में थे आज भी है। इवन बुढ़ापे में आके जब कोई बीमार पड़ जाते हैं ना, एक दूसरे से इतने परेशान रहते हैं, वो तो मन ही मन चाहते हैं कि वो मर जाए जल्द से जल्द। ऐसा भी मैंने बहुत रिश्ते देखे हैं। तो हम उसको तो सक्सेसफुल नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप एक बात बताइए, आप ज्यादातर अगर आज की डेट में आप डेटा उठा के देखेंगे, जितने भी आदमी या औरतें अपने घर में शादीशुदा जिंदगी से परेशान हैं, वो बाहर प्यार ढूंढते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बाहर हमारी जिम्मेदारियां नहीं है ना। हमें बच्चे नहीं पालने बाहर, हमें बाहर घर में राशन नहीं लेकर आना है, हमें बाहर गाड़ी की साथ में सर्विसिंग नहीं करानी है। हम सिर्फ एक अच्छा समय स्पेंड करना चाहते हैं। तो ज्यादातर लोग फिर वो प्यार जो उन्हें घर में नहीं मिलता वो बाहर ढूंढते हैं, जिसको लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। मेरे हिसाब से तो वो भी गलत नहीं है। अगर आपको बाहर खुशी मिल रही है तो आप बाहर चले जाओ। राइट, क्योंकि हम अगर सेपरेशन को अच्छे नजर से नहीं देख पाते हैं, लेकिन हर किसी को खुश रहना, मतलब हर कोई खुश रहना चाहते हैं,
तो अगर अपनी खुशी वो बाहर ढूंढ रहे हैं, फिर हम उसको क्यों गलत बोल रहे हैं? आप अपनी यंगर सेल्फ को अगर कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, लाइक शादी के पहले, जैसे हम थोड़ा इमेच्योर रहते हैं या फिर मैच्योर लोग भी गलतियां करते हैं, रॉन्ग पार्टनर चूज करते हैं, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपने आप को, यंगर सेल्फ को? मैं अपने यंगर सेल्फ को ये एडवाइस देना चाहूंगी, पहले अच्छे से खुद के पैरों पे खड़े हो जाओ, अच्छे से खुद को समझो, पैसा कमाओ। और एक, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, तो एक शादी की उम्र तक पहुंच जाओ, सामने वाले को परखो, समझो, तब शादी करो। हबड़ दबड़ नहीं करो, जल्दबाजी मत करो, और पहले अपने लिए जियो, थोड़ा सा अपने पैशन पूरे करो। राइट। मतलब शादी हमेशा सिर्फ इमोशंस के ऊपर डिपेंड करके, कुछ लोग इमोशनली कि यार ये मेरे होता है ना, कुछ कपल जो बहुत यंग एज में साथ रहे हैं, लेकिन समय के साथ उनको लगता है कि अब कंपैटिबिलिटी उतना नहीं है, फिर भी वो उसको आगे बढ़ाते रहते हैं, ये सोच के कि चलो मेरे बुरे वक्त में उसने साथ दिया, अच्छा नहीं लगता कि आज मैं साथ छोड़ दूं, लोग दो बातें करेंगे, बोलेंगे, तो उस डर से कहीं ना कहीं उसी को आगे बढ़ाते रहते हैं। और फिर बहुत बाद में हमें पता चलता है कि ये सही शुरू से ही नहीं था, और फिर भी हम उसको ड्रैग करते रहे इस डर से कि ये लोग बोलेंगे उसने तुम्हारा साथ दिया शुरू से, और देखो जब तुमने लाइफ में कुछ किया और तुमने उसको छोड़ दिया। मुझे लगता है कंपैटिबिलिटी ठीक भी की जा सकती है अगर आप बात करें, क्योंकि होता क्या है, जब रिश्ते खराब होते हैं तब हम बात करना बंद कर देते हैं, हम कम्युनिकेट नहीं करते। क्यों हम बोलते हैं कि अपने बेटे को कि जाओ पापा को बोलो ये कर ले, या बेटा बोलता है मम्मी को बोलो कि मेरा टिफिन पैक कर दे। क्यों हम लड़ाई होने के बावजूद भी खुद बात नहीं कर सकते? जहाँ कम्युनिकेशन बंद हो जाता है ना, वहां पर परेशानी आती है। क्यों नहीं हम बैठ के ये बोल सकते हैं एक दूसरे से कि क्या बात हो गई, क्यों लड़ना है तुम्हें, आओ, अगर हमें आपस में समझ नहीं आ रहा, लेट्स टेक अ थेरेपी। हम मैरिज काउंसलर के पास, हम प्रोफेशनल हेल्प लेने से डरते हैं, लोग किसी को पता चल जाएगा, वो हम साइकोलॉजिकल के पास गए थे, हमने थेरेपी लिया, लोग क्या सोचेंगे, मम्मी पापा क्या सोचेंगे। राइट। हमें अपने लिए सोचना है, पहले अपना रिश्ता बचाना है। एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते ना, बहुत लोगों के पास वो स्किल सेट भी नहीं होते, वो ऐसे फैमिली से पले बड़े हैं कि उनको हमेशा उनके पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए वो स्कोप नहीं मिला, तो वो लगता है मन ही मन वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं और मन ही मन वो चुप हो जाते हैं, ये सोच के कि वो बंदे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन कई बार हम अगर खुल के बोलते हैं अपने डिमांड कि ये चाहिए मुझे, ये तुम करो, तो हो सकता है कि बहुत इशू सॉल्व हो सकते। आपके बेटे भी बड़े हो रहे हैं, वो भी शादी करेंगे, आप उनको कैसे मतलब कॉन्शियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट वुमेन के साथ वो कैसे रह सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारे बेटे घर के काम करने में पीछे हटते हैं, या क्योंकि हम उन्हें सिखाते नहीं है। धीरे धीरे मैंने उसको आदत डाली। जिस दिन उसने पहली बार नौकरी की, बहुत ज्यादा सैलरी नहीं थी, पर मैंने उसको उसी दिन से बोला कि आप घर के रेंट में शेयर देना शुरू करो। मैं चाहती तो सोचती कि कोई बात नहीं, अपने पैसे बचा लेगा, और पर मैंने उसको जिम्मेदारियां डालनी शुरू करी फर्स्ट डे से ही। अगर आप कमा रहे हो तो घर में मैं खुद भी तो जाके घर का सामान ला सकती हूँ, पर मैं उसको साथ ले जाती हूँ, चलो दोनों चलते हैं और घर का सामान लेके आते हैं। क्योंकि बाद में जब वाइफ लेकर जाएगी तो उसको बड़ी परेशानी होगी कि अब भाई मम्मी खुद लाती थी तो घर का काम खुद करो। कभी मेरी तबीयत खराब है या मैं बीमार हूं तो मैं उसको बोलती हूँ किचन में आके मेरी हेल्प करो। बाद में भी तो करना है, अभी से धीरे धीरे क्यों नहीं हम आदत डाल दे अपने बच्चों को, राइट? धीरे धीरे अब मैं सोच रही हूँ इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स मैं अपना खुद का घर लूं लोन लेकर, या जैसे मर्जी करके। बेटे को साथ में करो, मिलके करो, क्योंकि कल को आपको अगर बीवी के साथ करना पड़ेगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। आप खुद को इतना इंडिपेंडेंट बना लो कि अगर कल को बीवी नहीं भी है तो आपको तकलीफ ना हो, आप खुद अपनी जिंदगी जी सको। और एक फाइनेंस स्प्लिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे फैमिलीज या कपल्स को देखे जो क्या करते हैं, मतलब एक साथ पैसे रखते हैं और फिर बाद में जाके जब खर्चे होते हैं तो बोलते यार तुम्हारी वजह से मैं सेव नहीं कर पा रही हूँ, तुम्हें नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए हमेशा मुझे लगता है कपल्स को ना अपने अपने फाइनेंस खुद मैनेज करना आना चाहिए। या तो अगर इतनी समझदारी है कि अपना अपना फाइनेंस खुद मैनेज कर सके तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। और अगर ये नहीं करने की समझ है तो सबसे बड़ी चीज है तो आप एक शीट, बैलेंस शीट बनाइए कि घर में क्या खर्चा है, कितना खर्चा है और कौन क्या मैनेज करेगा। या तो आप ये हिसाब बनाइए कि ये XYZ चीजें हस्बैंड देखेगा और ABC चीजें वाइफ देखेगी, या आप टोटल खर्चे में कि मैं इतना परसेंटेज शेयर डालूंगा, आप इतना परसेंटेज शेयर डालिए, और इस तरीके से करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आजकल हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, अकाउंट से 10 रुपए जाए या 10,000 रुपए जाए कोई दुखी नहीं होता है। दुख तब होता था जब हम कैश
10,000 रुपए मुझे अपने हाथ से देने होंगे तो शायद मुझे दुख होगा। Right. और ऑनलाइन तो पता ही नहीं चलता कि कितना दे दिया। तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है फाइनेंसेस को। फाइनेंसेस की वजह से भी बहुत लड़ाई होती है घर के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली एक लड़की घर छोड़ के लड़के के घर जाती है, तो लड़के को अपने पेरेंट्स को भी देखना होता है, लड़के को अपने अगर अनमैरिड सिबलिंग्स हैं तो उनको भी देखना होता है, राइट। तो परेशानी तब होती है जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट मिसमैच हो जाती है। फिनांस स्प्लिट करने के रिलेटेड मुझे एक याद आई कहानी की। राखी सावंत एक बार उन्होंने शायद किसी इंटरव्यू में बोला था कि मेरा पैसा भी मेरा पैसा है और उनके पैसा भी मेरा पैसा है। तो एंड बहुत सारी लड़कियां यही सोचते हैं कि वो जो कमाते हैं वो उनका एक्स्ट्रा है, वो अपने खर्चों के लिए उसको रखते हैं, लेकिन उनका पूरी खर्चे जो मेन खर्चे होते हैं घर के वो हस्बैंड के खर्चे से ही पैसों से ही होते हैं। क्या आपको ये सही लगता है? नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों की जिम्मेदारी है। बच्चे पालना दोनों की जिम्मेदारी है, घर चलाना दोनों की जिम्मेदारी है। अगर एक फीमेल साथ में कमा रही है, जॉब कर रही है, तो आई थिंक उसको अपना साथ में पूरा खर्चा अपने घर का उठाना चाहिए, जितना भी घर में रिक्वायरमेंट है। ये हो सकता है कि आपका ससुराल इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वहाँ बिजनेस चल रहे हैं करोड़ों के, और उनको जरूरत नहीं है कि आप जो भी कमा रहे हैं वो आप घर में दें, वहाँ एक सिचुएशन अलग है। पर जहां पर आपको लगता है कि घर चलाने के लिए आपका भी योगदान बहुत जरूरी है, वहां एक फीमेल को जरूर कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। मैंने हमेशा दिया, मैं शुरू से जॉब करती हूँ, और हमने बांट रखे थे खर्चे कि बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों की फीस का, ये सब खर्चे मेरे हैं, और जो घर का अलग अदर खर्चा है वो हस्बैंड का है, तो बांटना पड़ता है ये। एक लास्ट क्वेश्चन कि आप अपनी ओवरऑल जर्नी को कैसे देखते हैं? ये सेपरेशन क्या आपको सच में अपने आप को और जानने में हेल्प किया, आपका स्ट्रेंथ को जानने में हेल्प किया? हाँ, एक्चुअली मुझे शायद अगर मैं सेपरेट नहीं होती तो मैं आज जो हूँ मैं आज वो नहीं होती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अकेले घर चला सकूँ, चीज़ें मैनेज कर सकूँ। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ट्रैवलिंग मेरा पैशन है। ये तो मुझे तब पता चला जब मैंने जाना शुरू करा, जब मैंने खुद पहाड़ों पे जाना शुरू करा, तब मुझे ये लगा कि मैं और लोगों को भी मैनेज कर सकती हूँ। आज मैं 20-20, 25-25 लोगों के ग्रुप को ट्रैकिंग पे ले जाती हूँ, उनका एंड टू एंड मैनेज करती हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम सिटिंग इन द वैन टिल रीचिंग एंड कमिंग बैक। आई मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा पीपल मैनेजमेंट कर सकती हूँ, अकेले घर मैनेज कर सकती हूँ। सो इट हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, राइट। और कुछ रिश्ते हमारे लाइफ में शायद इसीलिए ही आते हैं ना, वो हमें कुछ सीख दे के जाती है और हमें अपने आप को और एक्सप्लोर करने के लिए फोर्स दे के जाती है। क्योंकि शायद हम खुद जब अकेले जीते हैं हमको लगता है हाँ हम यही है, हमारी कैपेबिलिटीज इतनी ही है, लेकिन हम जब रियल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, हम रिलेशनशिप इश्यूज को फेस करते हैं ना, तब हम जब उससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, तब हमें लगता है नहीं हम तो अकेले भी जी सकते हैं, हम खुद बहुत कुछ कर सकते हैं जो हमको पहले लगते थे नहीं यार हम तो नहीं कर सकते। और इमोशनल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी आपको मिलती है। आज आपके पास, आप जानते हैं, कोई नहीं है जहां भाग के रो सके और बोल सके कि ये हो गया और पीछे कोई कह रहा है मैं हूँ। आपको पता है आप ही हो, तो आप कहाँ रो के किसके पास जाओगे और किसको कहोगे? आप खुद रोगे, खुद खड़े होगे और अगले दिन फिर काम पे मिलोगे। Thank you so much Priya to answer all the question with so honesty and ये बहुत, इसके लिए भी बहुत करेज लगते हैं क्योंकि लोग सेपरेट होते हैं बट वो सब खुल के चीजों को बताना, क्योंकि हम खुल के जब तक नहीं बताते हैं ना तो दूसरे लोग जो उस दौर से गुजर रहे हैं उनको भी हम क्लैरिटी नहीं दे पाते हैं। तो सेपरेटेड डिवोर्स बहुत लोग हैं बट वो आज भी ना अपने आप को या बच्चे से छुपाते हैं, यार पापा ना कहीं और है। आज भी हम बच्चों को ऐसे दूसरे कहानियां सुनाते हैं कि पापा है वो आएंगे, हम उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इसके लिए बहुत करेज लगता है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने इतना करेज दिखाया और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। थैंक यू सो मच प्रिया। थैंक यू। तो प्रिया से बात करके एक बात तो क्लियर होती है कि डिवोर्स सिर्फ एक विच्छेद नहीं होता है बल्कि एक सोशल और इमोशनल जर्नी भी है। हर रिलेशनशिप का हैप्पी एंडिंग होना जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ लोग सिर्फ एक सीख देने के लिए ही हमारी जिंदगी में आते हैं। टॉक्सिक मैरिज सिर्फ 2 लोगों का नहीं है बल्कि पूरे परिवार और अगले जनरेशन को भी इफेक्ट करती है। इसीलिए अपनी मेंटल हेल्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना बहुत जरूरी है। शादी जिंदगी की एक हिस्सा होती है, पूरी जिंदगी नहीं। अगर रेस्पेक्ट, सेफ्टी और पीस खत्म हो जाए तो अपने आप को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
और इसी के साथ खत्म करते हैं इस एपिसोड को। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रूट कॉज जानने के लिए RCA विद संगीता रॉय चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।